व्हीटस्टोन ब्रिज। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करने हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि कैसे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैश यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली चार रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक मैश की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। एक क्लोज्ड पाथ इन्होंने बनाया हुआ होता है जी। और इन चारों रजिस्टर्स में से तीन रजिस्टर्स जो होते हैं वो तो नाउन होते हैं और एक जो होता है वो अननाउन होता है। इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको इन्वेंट किया था। इसका अगर वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो हम कहते हैं जी कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किर्चॉफ्स सेकंड रूल। वो क्या है जी? द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ ब्रिज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक क्लोज सर्किट के अंदर जो अलजेब्रिक सम होता है वोल्टेज चेंजेस का, वो इक्वल टू जीरो के होता है। यही हमारे पास इसका जो है वो प्रिंसिपल होता है। Under such condition, no current will pass through the galvanometer through the switch is closed. एक्चुअली हम लोगों ने यही चीज़ देखनी होती है कि हम लोग इसके अरेंजमेंट के अंदर एक गलवानोमीटर को भी यूज़ करते हैं और हम लोगों ने वो कंडीशन अचीव करनी होती है जिस कंडीशन में गलवानोमीटर के अंदर से कोई करंट पास ना करे। ठीक है जी। और वो कंडीशन हमारे पास तब भी आती है जिस हम लोग अपनी ये सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं किरचॉफ रूल्स की। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। चलते हैं हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ सबसे पहले, फिर हम इसकी वर्किंग को भी समझेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टर्स। याद रखिएगा ये चार रेजिस्टर से मिलकर बनता है। R1, R2, R3 एंड R4 कनेक्टेड इन सच अ वे सो टू फॉर्म अ मैश ABCDA। हम कहते हैं जी कि इट इज द सम ऑफ फोर रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4 इस फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। और आप लोग अगर देखें तो ये एक क्लोज्ड मैश बना रहे हैं। ABCD ये क्लोज फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं जी। हम लोग क्या करते हैं, अ बैटरी ऑफ EMF इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। A और C के साथ हम क्या लगा देते हैं, उनके सामने एक बैटरी लगा देते हैं जिसका EMF जो है वो E के इक्वल बन जाता है। उसके बाद हम लोग B और D के दरमियान में एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर को अटैच कर देते हैं। लेट्स सपोज दैट ये G जो है ये इंडिकेट करता है गैल्वानोमीटर को। जो इसकी रेजिस्टेंस है वो RG की इक्वल होती है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। वर्किंग हम चलते हैं जी। इसकी वर्किंग के लिए जो ये हमारे पास स्विच है इसको सबसे पहले हम लोग कर देते हैं क्लोज्ड। जब हम इसको क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से फिर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इस फॉर्म में ये करंट यहाँ से फ्लो करता रहता है। हम लोगों ने वो कंडीशन अचीव करनी होती है जिस कंडीशन में इस गिलवानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे। हम लोग यहाँ से अपने EMF को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इसके अंदर से कोई करंट फ्लो ना करे। सर्किट के अंदर तो करंट फ्लो कर रहा होगा लेकिन गिलवानोमीटर के अंदर से कोई करंट फ्लो ना करे। ये कब फ्लो नहीं करेगा? जिस टाइम पे जितना पोटेंशियल बी पर हो उतना ही पोटेंशियल डी पर हो जाए। जब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर इस जगह पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हम लोगों ने बेसिकली ये कंडीशन अचीव करनी होती है। जब ये कंडीशन अचीव हो जाती है तो हम कहते हैं कि अब हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हमारे पास वर्किंग के लिए रेडी है। सो इफ द स्विच इज क्लोज्ड, a current will flow through the galvanometer. As we know that we have to determine the condition under which no current flow through the galvanometer even after the switch is closed. स्विच को क्लोज रखना है, वो कंडीशन अचीव करनी है जब गैल्वानोमीटर में से करंट अचीव फ्लो ना करे। फॉर दिस पर्पज वो एनालिस दिस करंट यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल। ये कंडीशन में कब अचीव होगी? जब हम किरचॉफ सेकंड रूल यूज करेंगे। याद रखेगा जी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसी सेंटेंस के ऊपर इसकी जो वर्किंग है वो बेस्ड कर रही होती है। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे ये ऑपरेट करता है जी। हम लोगों ने बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर द बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज अभी आपको बता चुका हूँ कि बैलेंस कंडीशन कब कब होती है, जिस टाइम हमारे पास गिलवानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो इस काम के लिए हम लोग इस सर्किट के अंदर टोटल तीन लूप्स बना देते हैं। एक बात हम ये बना देते हैं A B
डी और ए, एक ये हमारे पास सारा का सारा बन जाता है। एक हमारे पास ये बन जाता है सी या बी, सी डी और बी, एक ये बन जाता है। इसी तरह एक ये बन जाता है ए डी सी और वापस ये ए हमारे पास बन जाता है। ये तीन लूप्स इसके अंदर बन जाते हैं। इसके अंदर से जो हम लोग सपोज करते हैं जो करंट है उन तीनों में से फ्लो करता है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। याद रखिए करंट की डायरेक्शन लोगों ने सेम रखनी होती है। तो लूप वन में से भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, उसको लोगों ने आई वन का नाम दे दिया है। लूप टू में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, उसको लोगों ने आई टू का नाम दे दिया है। और जो थ्री में से मूव कर रहा है वो भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ही है और उसको हम लोगों ने आई थ्री का नाम दे दिया होता है जी। सबसे पहले हम लोगों ने ये लूप्स बना देने होते हैं। हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब हम लोग किरचॉफ सेकंड रूल की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास लूप्स ही बने हुए होते हैं। इन लूप्स की मदद से फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चंस के डेरिवेशन की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास लूप था ए बी डी ए, अब हम लोगों ने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता है कि यहाँ से करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। और हमें ये भी अच्छे तरीके से पता है जी कि जो जब भी करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर में से, कोई भी रेजिस्टर हो, तो वहां पर हमेशा उसका पोटेंशियल जो है वो लॉस होता है। जब उसका पोटेंशियल लॉस होता है तो उसको हम लोग फिर नेगेटिव में कंसीडर करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कि आप आर वन में से करंट देखेंगे तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज इस फॉर्म में फ्लो कर रहा होगा जो ये एरो अभी आपके सामने आया है। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर जो हमारे पास पोटेंशियल बनेगा थ्रू आर वन वो बन जाएगा माइनस आई वन, आर वन के इक्वल बन जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन। इसको नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जब ये आर वन में से करंट फ्लो करता है तो ये हमेशा अपनी एनर्जी का लॉस करता है। उस लॉस की वजह से हम लोग यहाँ पर इसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। उसके बाद यही करंट हमारे पास कहाँ से फ्लो करेगा, आर थ्री में से फ्लो करेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्री पर हमारे पास क्या बन जाएगा, आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री। अच्छा अब यहाँ पर आपके सामने मैंने जस्ट आई वन के लिए एरो ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप आई टू के लिए एरो ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ से इसके ओपोजिट जाएगा। जब वो इसके ओपोजिट जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर माइनस आई थ्री आ जाएगा। आई वन को पहले लिखना है क्योंकि आप लोग आई वन के लिए इसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। तो आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग इसको यहाँ पर देखते हैं, गिलवानोमीटर के अंदर से देखते हैं, ये अगर किसी को चीज ये समझ नहीं लगी तो वो गिलवानोमीटर में समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब गिलवानोमीटर में अगर आप लोग देखते हैं तो हम लोग के पास जो आई वन करंट है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर आप आई टू ड्रॉ करते हैं तो गिलवानोमीटर में से जो करंट आई टू फ्लो करेगा वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे अक्रॉस आर जी मतलब गिलवानोमीटर, तो वो बन जाएगा फिर आई वन माइनस आई टू इंटू आर जी। नेगेटिव अगेन इसी चीज को ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो लॉस हो रहा है। अब आई वन माइनस आई टू लिखा है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आई वन को पहले इस वजह से लिखा है क्योंकि हम लोग आई वन के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब आई टू के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर आई टू को पहले लिखेंगे। अब हम लोग फर्स्ट लूप के लिए सॉल्व करें तो उसमें से पहले हम लोगों ने आई वन लिखना होता है जी। तो ये हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ये लूप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम लोग अपनी केवीएल का रूल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाते हैं, यहाँ पर ला लगाते हैं, तो उसमें इन तीनों का जो सम होगा उन तीनों का सम इक्वल टू बन जाएगा जीरो के इक्वल बन जाएगा। तो पहला हमारे पास क्या था माइनस आई वन आर वन, सेकेंड क्या बनी हमारे पास माइनस इंटू आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर जी। ये आई थ्री है बेसिकली, आई टू नहीं है जी। ठीक है जी। इसी तरह सॉरी इसी को आप लोग आर जी के रिस्पेक्ट से पहले लिख दिया है और आर थ्री के रिस्पेक्ट से हम लोग इसको बाद में लिख दिया। आप लोग इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं सेकंड लूप के लिए, दैट इज बी सी डी बी। अब यहाँ पे अगर आप करंट देखें तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ये आई टू, आर टू में से जब करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास अपवर्ड फ्लो कर रहा होगा। तो इसके लिए अगेन हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो बन जाएगी आई टू आर टू विद नेगेटिव साइन, अगेन नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज लॉस व्हेन करंट पास थ्रू रेजिस्टर। सिमिलरली जब आप गिलवानोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ से तो करंट ये डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, लेकिन जो आई वन था वो यहाँ से अपवर्ड मूव कर रहा होगा। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन माने की वजह से हमारे पास यहाँ पर जो करंट आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर आर फोर का पहले लिख दिया है, आप आर फोर को भी देख सकते हैं। ये आर फोर को अगर आप लोग पहले देख लें बेशक कि ये हमारे पास क्या है जी, इस जगह पर अगर देखा जाए तो आई थ्री जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, वो यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। आई टू जो है वो हमारे पास अपवर्ड मूव कर रहा है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अगेन आई टू माइनस आई थ्री इंटू आर फोर आ जाएगा। ठीक है जी। नेगेटिव साइन अगेन इसी चीज को ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो लॉस हो रहा है हमारे पास। आई टू को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग सेकंड लूप को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। गैल्वानोमीटर के अंदर भी सेम हमारे पास ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, आई टू माइनस आई वन आ जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास आ रहे होते हैं। अगेन आप इन तीनों का जब तीनों के ऊपर केवीएल रूल को अप्लाई करेंगे तो सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू जीरो क्या होता है, सम तीनों को ऐड अप कर दे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 8 बन जाती है। हमारे पास
इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशन क्या होती थी जी, दैट इज बैलेंस कंडीशन हमारे पास बन जाती है। बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब होता था, ये वो कंडीशन है जब गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे। सो when value of resistance are adjusted in such a way that no current will flow through the galvanometer, the bridge is said to be balanced। जब इस गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ब्रिज हमारे पास क्या होता है, बैलेंस्ड हो जाता है। अब कब इसमें से गैल्वानोमीटर में देखें तो दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 फ्लो कर रहा है और एक I2 फ्लो कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। अब अगर मैथमेटिकली ये दोनों, इन दोनों का जब जो हमारे पास सम बनता है वो बन जाएगा I1 माइनस I2 बन जाएगा। मतलब गैल्वानोमीटर में करंट जीरो होने का क्या मतलब है कि जिस टाइम पर I1 माइनस I2 इक्वल टू जीरो के हो जाए, दरमियान में नेगेटिव साइन क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर जिस टाइम I1 इक्वल टू हो जाए I2 के इक्वल हो जाए। जितना करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा होगा उतना ही करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, फिर कैंसिल कर देंगे। तो उस टाइम फिर गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो यही हमारे पास फिर इसकी बैलेंस कंडीशन बन जाती है। गैल्वानोमीटर में से करंट जीरो कब होगा, जिस टाइम I1 इक्वल टू किसके हो जाए, I2 के इक्वल हो जाए। हम लोगों ने यही कंडीशन जो है I1 इक्वल टू I2 इक्वेशन नंबर 8 में भी यूज करनी है, बी सी डी यहाँ पे हम लोगों ने रूल लगाया था, और इक्वेशन नंबर 4 में भी यूज करनी होगी। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा। अब देखें इक्वेशन नंबर 4 पहले हमारे पास क्या आई थी फर्स्ट लूप के लिए, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की बनी हुई आ गई थी। अब इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने अपनी कंडीशन लगानी है। आप लोगों ने I1 की जगह पर I2 लिख दें, या I2 की जगह पर I1 आप लोगों ने लिख देना होगा। तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करते हो तो हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, देखें I1 I2 की जगह पर जब आप I1 लिखेंगे तो ये इक्वेशन आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पर भी I1 माइनस I3 आप लोगों ने जगह पे लिख दी है। आप इसको सॉल्व करते हो तो हम लोग के पास ये इक्वेशन बन जाती है। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे देंगे। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 8 जो सेकंड लूप के लिए हमारे पास बनी थी वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की आर थी। यहाँ पर भी आप लोग अपनी कंडीशन को लगाएंगे, I1 की जगह पर I2 को लिख देंगे, तो हम लोग के पास जो ये डिफरेंस वाला प्रोडक्ट आर था ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर हमने ये जीरो कर दिया था, यहाँ पर हम लोग के पास ये जीरो हो जाएगा। तो रिमेनिंग इक्वेशन आप लोगों के पास ये बच जाएगी माइनस I1 R2 इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R4 के इक्वल बन जाती है। आप लोगों के पास अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन्हीं दो इक्वेशन को आप लोगों ने आगे सॉल्व करना होगा। आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 9 को इक्वेशन नंबर 10 के साथ क्या करवा देना होगा, डिवाइड करवा देना होगा। जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन बनी हुई आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें तो I1 इधर से I1 को कैंसिल कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, I1 जो है वो I3 को कैंसिल कर देगा। आप लोगों के पास जस्ट ये क्वेश्चन बन जाएगी R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4। आप लोगों के पास इक्वेशन आ जाती है जी। अब इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने अगर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा जी। जब आप लोगों ने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो, सो अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमिन्ड बाय कनेक्टिंग इट्स along with three known resistance in the form of Wheatstone bridge। आपको पहले बता चुका हूं जी कि आप लोगों ने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो बाकी तीन रेजिस्टर्स होते हैं वो आपको नाउन होते हैं, और बैलेंस कंडीशन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करनी होती है। मतलब जिस टाइम गैल्वानोमीटर में से जो करंट है वो इक्वल टू किसके हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। अब आप सपोज कर लें कि R4 जो है वो हमारे पास अननाउन रेजिस्टेंस है जिसको हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर ए जो आप लोगों के पास है फिर वो आप लोगों के पास इस फॉर्म की आ जाएगी, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय X, क्योंकि ये आप लोगों ने फाइंड करना है। तो X को आप लोग एक साइड पे कर दें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, R3 इंटू R2 डिवाइड बाय R1। तो ये तीनों रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है जी, आप इनकी मदद से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारे पास जी एक्सप्रेशन था फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। थैंक यू।